हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। विषय है आज का कि की और की का शुद्ध प्रयोग कैसे करें। देखने में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब हम कहीं पत्र लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं या प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं 6 to 8 तक या 6 to 10 तक के बच्चे अक्सर ह्रस्व की और दीर्घ की लिखने में भूल कर देते हैं और उनकी लिखावट अशुद्ध तो हो ही जाती है, साथ ही पूरी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो आइए आज हम लोग पूरी तरह से सीख लें ताकि भविष्य में कभी भी लिखने में गलती न हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ह्रस्व की और दीर्घ की है क्या, दोनों एक ही है या अलग अलग है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्रस्व की और दीर्घ की है क्या, इसका क्या व्याकरण में स्थिति है। तो देखिए, जो ह्रस्व की है यह एक संयोजक है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर, जंगल में जाते हुए उसने देखा कि एक हाथी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दो वाक्य है। एक वाक्य है जंगल में जाते हुए उसने देखा और एक हाथी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और दोनों वाक्यों को बीच में ये जो योजक चिन्ह जो है की, यह जोड़ रहा है। तो जब हम योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं तब हम ह्रस्व की देते हैं। ये एक याद कर लेने की बात है। फिर जो दीर्घ की है यह संबंध कारक का चिन्ह है। पढ़े ही होंगे संबंध कारक में का, के, की, तो वही यह की है। का स्त्रीलिंग रूप है। अब यह दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच का संबंध बताता है। जैसे राम की गाय घास खा रही है, तो राम और गाय के बीच का संबंध बताया गया है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम क में दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखना है कि जब यह एक योजक या दो वाक्यों को जोड़ने के रूप में इसका इस्तेमाल हो तब हम ह्रस्व की का प्रयोग करते हैं, और जब संबंध कारक के रूप में इसका हम प्रयोग करें तब यह दीर्घ की के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और ये भी याद रखने योग्य है कि दीर्घ की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, या यूँ कहे कि स्त्रीलिंग शब्द के पहले जो संबंध का चिन्ह आएगा वही की होता है, पुल्लिंग के पहले का हो जाता है। इतना समझ गए होंगे। अगर हम इतना भी अगर केवल समझ लें कि ह्रस्व की एक संयोजक है, दो वाक्यों को जोड़ता है, और दीर्घ की संबंध कारक का चिन्ह है जो केवल दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच के संबंध को बताने के लिए आता है, तब भी बहुत सारी जो गलतियां हम करते हैं ह्रस्व की और दीर्घ की लिखने में वो दूर हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक आसान सा फार्मूला बताऊंगा जिसे आप अगर याद कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी ह्रस्व की और दीर्घ की के को लिखने में गलती नहीं हो पाएगी। अब चलिए उस नियम को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सही प्रयोग की अचूक विधि, ये मैंने शीर्षक दिया है अपने से। अब इसमें आपको याद क्या करना है कि काम के बाद की, यानी कि अगर किसी क्रिया के बाद की लिखना है तो हमें हर्ष की लिखना होगा, और नाम के बाद की यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के बाद अगर लिखना होगा
तब हमें दीर्घ की का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको एकदम रट जाना है। काम के बाद की, नाम के बाद की। काम यानी क्रिया के बाद हर्ष की, और नाम यानी संज्ञा के बाद दीर्घ की। अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी हर्ष की और दीर्घ की लिखने में गलती नहीं होगी। अब मैं इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखा है। सीता ने कहा कि आज वह अपने लिए हिंदी की किताब खरीदेगी। तो एक जगह यहाँ पर प्रयोग हुआ है हर्ष की के, और उसके पहले देखिए लिखा हुआ है कहा। तो कहा एक क्रिया है। क्रिया के बाद जब हमने की का प्रयोग किया तो यह हर्षवी हो गया। और यहाँ पर है हिंदी की किताब। तो यहाँ पर हिंदी एक संज्ञा शब्द है, अब उसके बाद आया तो दीर्घ ही हो गया। और इस की के बाद जो शब्द आया है किताब, वो स्त्रीलिंग है। तो नाम के बाद की दीर्घई, और काम यानी क्रिया के बाद की हर्षव की। दूसरा उदाहरण भी इसी तरह से है। जंगल में जाते हुए उसने देखा कि एक हाथी पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर की के पहले देखा, जो कि एक क्रिया है, और यहाँ पर की के पहले पेड़, जो कि एक संज्ञा है। तो स्पष्ट है कि क्रिया के बाद हर्ष की और संज्ञा के बाद दीर्घ की। कितना आसान फॉर्मूला है यह, और समझ में आ रहा होगा आपको। आगे उदाहरण में हम बढ़ते हैं। राम से मिलने जब मैं उसके घर गया तो देखा कि उसकी गाय घास खा रही है। यहाँ पर भी की का प्रयोग हुआ है, और की के पहले है क्रिया देखा। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण या हम प्रयोग जो करते हैं वाक्यों में, पत्र लिखने में, अनुच्छेद लिखने में। पता चला है कि, तो देखिए यहाँ पर की है कि, सूचित किया जाता है कि है, तो बाद में हर्ष की। निवेदन है कि, नम्र निवेदन है कि। पत्र में अक्सर बच्चे लिख देते हैं कौस में दीर्घई, नम्र निवेदन है कि दीर्घई, और कितना भी बताइए वो गलती कर ही बैठते हैं। तो हमें लगता है कि इसीलिए को नियम को आत्मसात नहीं किए हुए हैं। तो आत्मसात करने का ये तरीका आप याद कर लीजिए आज ही, कि काम के बाद की, नाम के बाद की। काम यानी क्रिया के बाद जब भी की लिखेंगे तो हर्ष की, और संज्ञा या सर्वनाम के बाद जब भी लिखेंगे तो दीर्घ की। तो गलती कभी नहीं होगी। और आगे के उदाहरण देखिए। अब निवेदन है कि, या सीता की कुटिया। अब देखिए यहाँ पर क में दीर्घई का प्रयोग हुआ है, क्योंकि की के पहले सीता संज्ञा, बाद में कुटिया, कुटिया स्त्रीलिंग शब्द। महेश की चाची, यहाँ पर की के पहले महेश, महेश संज्ञा, और चाची स्त्रीलिंग शब्द। रेखा की नानी, रेखा संज्ञा, नानी स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द के पहले की, और संज्ञा के बाद, नाम के बाद की, काम के बाद की। नाम के बाद दीर्घ की, काम के बाद हर्ष की। इसी फार्मूला को याद कर लेना है। तो हमें उम्मीद है कि अब आप हर्ष की और दीर्घ की में होने वाली गलती को नहीं दोहराएंगे। आप पूरी तरह से सीख गए होंगे, और इसको एक बार दो बार अगर देखिएगा तो एकदम दिमाग में आत्मसात हो जाएगा, दिमाग में अट जाएगा ये बात, और गलती नहीं हो पाएगी। अब हमें उम्मीद है कि हर्ष की और दीर्घ की से संबंधित जो गलतियां आप अभी तक करते आ रहे होंगे, आगे नहीं होगी। इस नियम को एक दो बार आप देखते रहिएगा, या इसको डाउनलोड कर सकते हैं
बार बार पढ़ सकते हैं और ऐसी गलतियों से हम बच सकते हैं। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे कि आदि और इत्यादि का शुद्ध प्रयोग कैसे की जाएगी। कहीं कोई उदाहरण हम लोग देते हैं ना, जैसे राम मोहन सोहन आदि, या कलम किताब पेंसिल इत्यादि। तो कहाँ आदि लिखेंगे, कहाँ इत्यादि लिखेंगे, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। यह कक्षा भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। हिंदी अगर पढ़ना है, पढ़ाना है, लिखना है तो शुद्ध शुद्ध ही क्यों न लिखें, तो और शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए जानकारी की ज़रूरत है। मैं भी तरह तरह की किताबों में पढ़ करके, और अगर कोई जानकारी ऐसी मिलती है जो आपके काम आ सके तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आइए अगली कक्षा में हम लोग आदि और इत्यादि के प्रयोग, सही प्रयोग को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद।